नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। आइए आज के लेक्चर में पढ़ते हैं केस कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। केस कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम केस कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं और क्यों जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जिसमें हमें बहुत से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई एक चूज करना होता है। या आप कह लो कि जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि आप अगर एडमिशन के लिए जा रहे हो किसी कॉलेज में, तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, उसमें से कोई एक चूज करते हो पढ़ने के लिए। सिमिलरली आपको जब शादी होने जाते हैं, तो आप जब शादी करने वाले होते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, उसमें से किसी एक लड़की के साथ ही आप शादी करते हो। ऐसे जब सिचुएशन आती है रियल लाइफ की, उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना हो, जब जहां पे मोर देन 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, वहां पे केस कंट्रोल स्टेटमेंट का, जिसे स्विच केस कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो भी सीरियस प्रोग्रामर्स हैं, ऐसी सिचुएशन जहां पे उनको लगता है कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, वहां पे वो स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सिंटैक्स ये है स्विच केस का। ये कीवर्ड है स्विच, सारे स्मॉल लेटर उसमें है। स्विच ये होता है, इसमें कुछ कंडीशन होती है। क्या होती है? दिस इज कंडीशन, ओके, फॉलोड बाय केसेस। क्या है? सारे स्मॉल है। केस, फिर इसके बाद स्टेटमेंट, फिर केस, फिर कुछ स्टेटमेंट। एक स्विच कीवर्ड है, इसके बाद 2 ब्रैकेट्स है, इस ब्रैकेट्स के बीच में कंडीशन होती है। ये कंडीशन क्या हो सकती है? ओनली या तो इंटीजर हो या इंटीजर एक्सप्रेशन। इसमें सबसे ज्यादा ड्रॉबैक क्या है स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट का? हम इसमें अदर डेटा टाइप जैसे कि फ्लोट हो गया, डबल हो गया, या ऐसे अदर जो डेटा टाइप है, बुलियन हो गया, ये हम इसमें नहीं पास कर सकते। यहां पे जो केस है ये कांस्टेंट होता है। केस के साथ ऑलवेज या तो कांस्टेंट होगा, या तो इंटीजर कांस्टेंट होगा, या तो ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। तो सिंटैक्स आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। स्विच कीवर्ड से स्टार्ट होता है, इसमें 2 ब्रैकेट के बीच में कुछ एक्सप्रेशन होता है, या तो इंटीजर वैल्यू होती है। इसके बाद फॉलोड बाय केसेस होते हैं। केस जो होता है, केस कीवर्ड जो लिखते हैं, इसको कीवर्ड से स्टार्ट होता है। इसके बाद कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट या आप कह लो कि इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, या कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। इसके बाद फर्दर केसेस फॉलोड होते हैं। अभी ओके, इंट आई है, उसकी वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम आई पास कर देते हैं, और ओपनिंग ब्रेसेस, तो ब्रैकेट के बीच में आई हमने पास करते हैं, जो कि क्या है? इंटीजर। इसके जो भी रूल है उसको फॉलो कर रहा है, जो सिंटैक्स हमने बताया उसी के तरीके से है ये। इसके बाद हम केस लिखेंगे। लेट सपोज केस 1, ये अगर ये 1 है तो यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ दिस इज केस 1 स्टेटमेंट, ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ केस 5, लेट सपोज ऐसे केस 7, नाउ प्रिंट दिस इज केस 5 स्टेटमेंट, ओके। सिमिलरली आप ऐसे ही कुछ लिख सकते हैं यहां पे, दिस इज केस 7 स्टेटमेंट, ओके। अब हम आते हैं डिफॉल्ट, जो कि हमने बताया था, स्विच केस और डिफॉल्ट। 3 मेजर चीजें इसमें होती है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये सिंटैक्स मैंने बताया था। सो डिफॉल्ट लेट सपोज यहां पे आप प्रिंट करा दो, दिस इज default
केस। फर्दर आपके कुछ स्टेटमेंट्स होंगे। इसका आउटपुट क्या होगा, एक बार दिमाग लगाइए इस पे, क्या आउटपुट क्या होगा? आउटपुट ये होगा कि इंटीजर 5 हमने पास किया, तो ये कहां पे आएगा? ये केस मैच करेगा। ये i5 है तो 5 हो गया। क्या ये केस 1 है? नहीं, क्योंकि ये 1 है, और जबकि हमको चाहिए क्या? 5। तो हम आगे बढ़े, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये केस और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या ये केस 5 है? 5, यस 5 है, हमने 5 पास किया था, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्या लिखा जाएगा आउटपुट में? आउटपुट विंडो में क्या आएगा? आउटपुट विंडो में क्या आएगा? आउटपुट विंडो में दिस इज केस 5 स्टेटमेंट। क्या आएगा? दिस इज केस 5 स्टेटमेंट। इसके बाद क्या प्रिंट होगा? गेस करिए क्या प्रिंट होगा? इसके बाद फर्दर केस, जितने भी केसेस होंगे सब प्रिंट करने की कोशिश करेगा प्रोग्राम। यहां पे क्या आउटपुट फिर आ जाएगा? दिस इज, क्योंकि अगला जो केस है वो 7 है, इसलिए आ जाएगा दिस इज केस 7 स्टेटमेंट। अगला क्या होगा? क्योंकि और कोई केस नहीं है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका क्या आउटपुट आएगा? दिस इज डिफॉल्ट स्टेटमेंट। चूंकि हमें डिसीजन लेना था, हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 1, 5, 7 डिफॉल्ट 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से हमें एक कोई डिसीजन लेना था, लेकिन जो हमारा इंटेंशन थी, जो हम चाहते थे, क्या वो पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आउटपुट में आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए? 1। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई एक ही ऑप्शन आपको मिले, चूंकि ये प्रोग्राम तब सही हो सकता था, लेट सपोज यहां पे हम या तो 1, 5 या 7 ना देके लेट सपोज कोई 2 दे दिया, तो ये केस इसमें मैच करने आएगा, इसमें मैच करने आएगा, इसमें मैच करने आएगा। किसी में नहीं मैच हुआ तो ये डिफॉल्ट प्रिंट कर देगा, तो उस प्रोग्राम का आंसर हो जाएगा दिस इज डिफॉल्ट स्टेटमेंट ओनली। बट हमारे पास अभी के लिए क्या दिया हुआ था? 5। हमने 5 दिया हुआ था प्रोग्राम में, इसलिए अगर 5 एग्जीक्यूट हो गया तो उसके फर्दर जितने भी केसेस हैं या डिफॉल्ट केस है, सब सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। इसको अवॉइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्विच केस में, और कभी भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें खासा ध्यान रखें कि आप इसको कैसे, अपने जो एक ऑप्शन चूज करना है उस उद्देश्य को कैसे पाए। उसको पाने के लिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक। ये कैपिटल नहीं है, मैं हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख देता हूं, आप ध्यान रखें कि ये ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि एक ब्रेक कीवर्ड है, ये क्या करेगा? प्रोग्राम में कहीं भी होगा, जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट आएगा वहां से प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। इस स्विच ब्लॉक से प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। कंट्रोल कहां जाएगा? मेन प्रोग्राम पे जाएगा। मेन कहां होगा? मेन कहीं ऊपर ऐसा होगा। तो आप जैसे कि जानते हैं सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से होता है? मेन प्रोग्राम से। तो उसके अंदर ये स्विच केस का कोई स्टेटमेंट है या कंडीशंस हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये लिखे हुए हैं। ऐसे ही अगर आप ब्रेक लगा दोगे, हर केस के साथ अगर आप ब्रेक लगाओगे तो उसमें से जो भी ऑप्शन आपको चूज करना होगा उसी ऑप्शन के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। एग्जांपल है, जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो इस प्रोग्राम का आउटपुट जो होगा वो क्या होगा? ओनली दिस इज 5th स्टेटमेंट। दिस इज 5th स्टेटमेंट। बात करते हैं कि ये जो एग्जीक्यूशन कैसे होता है स्विच केस स्टेटमेंट्स का, तो लेट सपोज मैं उसको आपको बताता हूँ फ्लो चार्ट के बेस पे। तो फ्लो चार्ट में जैसा कि हम जानते हैं, स्टार्ट को हम दर्शाते हैं इस बॉक्स की हेल्प से, स्टॉप को इसी सेम बॉक्स की हेल्प से दर्शाते हैं, उसमें अंदर लिखते हैं स्टार्ट या स्टॉप। और चूंकि हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे डिसीजन बॉक्स यूज होगा, या तो ये यस होगा, इस केस 1 यस होगा या तो नो होगा। लेट सपोज ये यस ब्रांच है, दिस इज नो। इफ यू डिसाइडेड नॉट केस 1 तो आप यहाँ पे नो लिख दिया। अगर हम डिसाइडेड करते हैं कि नहीं ये केस
2 है तो यस है, तो इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर केस 2 नहीं है तो फर्दर केस जाएगा चेक करने। लेट सपोज क्या है, केस 3 है, यस होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर क्या ये नहीं है तो अगला मे भी और भी केसेस होंगे, लेकिन मैं आ जाता हूं डायरेक्टली डिफॉल्ट पे। क्या तब ये डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ओके, डिफॉल्ट मतलब कोई केस मैच नहीं किया, इसलिए डिफॉल्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था अपना, उसमें हमने क्या दिया था, 1 दिया था, 5 दिया था, 7 दिया था और डिफॉल्ट केस था। अगर हम i = 5 दे रहे थे तो क्या हो रहा था कि ये केस एग्जीक्यूट नहीं, यानी कि ये केस मैच नहीं कर रहा था, इसके स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हुए। लेकिन ये केस मैच हुआ तो इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। चूंकि अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो कुछ ऐसा रन होगा प्रोग्राम। अगर हम ब्रेक मिस कर गए तो क्या होगा, इसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट हैं हर केस एग्जीक्यूट होगा। केस 2, केस 3, डिफॉल्ट, ऐसे करके एग्जीक्यूट होगा। अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो ये आइडियल फ्लो चार्ट है कि कैसे एग्जीक्यूट होगा स्विच केस स्टेटमेंट्स। आइए अब देखते हैं कि जो इफ एल्स है और स्विच केस है उन दोनों में अंतर क्या है। एक बार फिर से दो देख लेते हैं। जो इफ एल्स होता है उसके अंदर कंडीशन में आप कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं। डेटा टाइप चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, बूलियन हो, एनीथिंग यू कैन पास, एंड अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन बनेगा उसका रिजल्टेंट एक बूलियन वैल्यू होगी, ट्रू या फॉल्स। अगर वो ट्रू हुआ तो इफ के अंदर के जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर वो फॉल्स होगा तो एल्स के केस के अंदर के बीच में स्टेटमेंट जो होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। वाइल जो स्विच होता है, स्विच जो है उसके अंदर ओनली इंटीजर एक्सप्रेशन कैन बी फॉल्स, कैन बी फॉल्स। ओके, और जो केस होंगे वो या तो कांस्टेंट होंगे या तो कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे कि ऐसा हो सकता है केस, इसको मैं कैरेक्टर कांस्टेंट बोल रहा हूं। ये कैरेक्टर कांस्टेंट इसलिए एग्जीक्यूट होगा, केस में सपोर्टेड है बिकॉज इसकी वैल्यू, अस्काई वैल्यू कुछ पर्टिकुलर नंबर होगी। केस एग्जीक्यूशन होता है अगर लेट सपोज हमारे पास क्या बात है कि इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, ऐसे करके मल्टीपल केसेस हैं जो कि डिसीजन हमें लेने हैं। ऐसे ही केस हैं, केस 1, 2, 3, 4, 5 स्विच केस है। ओके, ऐसे केसेस जहां पे 2 से ज्यादा इफ एल्स हो वहां पे स्विच केस का इस्तेमाल करना काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो स्विच केस होता है वो एक मेंटेन करता है, क्या करता है, जंप टेबल मेंटेन करता है। क्या करता है, एक जंप टेबल मेंटेन करता है। हर केस के करस्पॉन्डिंग केस 1, केस 2, केस 3, इसके करस्पॉन्डिंग एक जंप टेबल मेंटेन करता है। जैसे ही इसके एक्सप्रेशन रिजॉल्व होते हैं, लेट्स सपोज रिजॉल्व हुआ तो ये जाएगा जंप टेबल में देखेगा क्या ये केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, जो केस होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेट्स सपोज यहाँ पे केस 2 एग्जीक्यूट करना है, कर दिया। ओके, तो ये रिजॉल्व करते समय जंप टेबल देखते ही जान जाएगा ये कि हमें किस केस को एग्जीक्यूट करना है। वाइल हमें जबकि इफ एल्स में हर एक्सप्रेशन को, हर कंडीशन को हमें चेक करनी पड़ती है। हर एक्सप्रेशन, हर कंडीशन को हमें चेक करना पड़ता है, तब फर्दर हम जाके इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। स्विच केस में अगर एक्सप्रेशन रिजॉल्व होकर 4 आता है तो हम इसको देखेंगे ही नहीं, डायरेक्टली जंप टेबल की हेल्प से 4th स्टेटमेंट पे पहुंच जाएंगे, 4th केस पे पहुंच जाएंगे, इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। सो ऐसे केसेस में अगर आपसे कोई पूछे, ऐसी कंडीशन अगर आपको दी गई है
तो कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करना चाहिए? तो बेटर है वहां पे स्विच केस यूज करें, क्योंकि ये फास्टर होगा, क्योंकि इसके पास जंप टेबल अवेलेबल होती है इस स्टेटमेंट के पास। और ऐसे केसेस जहां पे हमें मोर देन 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो, वहां पे अगर आपको इंटीजर एक्सप्रेशन अवेलेबल हो या इंटीजर वैल्यू अवेलेबल हो, वहां पे आप स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तक इन दैट केस स्विच केस इज फास्टर देन इफ एल्स लैडर। मैंने क्या बोला? इन दैट केस स्विच केस स्टेटमेंट्स आर फास्टर देन इफ एल्स लैडर। लेकिन अगर आपके पास लेट सपोज दो ही ऑप्शन है, इफ a is less than 5, okay, else this is the case. लेट सपोज a की वैल्यू मैंने 3 दिया, तो उस केस में इफ के जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर मैंने यहां पे 7 दिया तो वहां पे एल्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। क्योंकि यहां पे केवल दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो a 5 से बड़ा है या a 5 से छोटा। ऐसे केस में स्विच केस जो होगा वो स्लोअर होगा। क्यों स्लोअर होगा? क्योंकि इसको केस 1, केस 2 एंड डिफॉल्ट केस मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए जंप टेबल में एंट्री डालनी पड़ेगी। तब तक ये जितना ये सब काम करेगा तब तक एल्स इफ एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होकर हमें रिजल्ट दे देगा। तो ऐसे केसेस में हमें इफ एल्स यूज करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई? जहां पे आपको इंटीजर या इंटीजर एक्सप्रेशन दिखते हो और आपके पास मोर देन 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो, वहां पे स्विच केस का इस्तेमाल करना काफी अच्छा होता है, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा तेज रन करेगा। और जहां पे हमारे पास केवल 2 ऑप्शन अवेलेबल हो, तो वहां पे हमें बिना सोचे समझे, बिना स्विच के बारे में सोचे तुरंत हमको इफ एल्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इफ एल्स अच्छा है या स्विच केस अच्छा है, तो आपको तुरंत जवाब नहीं देना है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे फास्टर है। जैसे कि अगर 2 केसेस का मामला हो तो वहां पे इफ एल्स फास्टर है। अगर आपके पास मोर देन 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, वहां पे स्विच केस फास्टर है। और स्विच केस के साथ हमारे पास लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हम केवल वहां पे इंटीजर एक्सप्रेशन ही यूज कर सकते हैं कंडीशंस में। यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? किसी भी डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। अल्टीमेट कीवर्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग में। चूंकि ये बताया तो जा रहा है, लेकिन आपको मैं एडवाइस करूंगा कि गोटू का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में जितना कम हो सके, या नेग्लिजिबल। अच्छे प्रोग्रामर क्या करते हैं? अच्छे प्रोग्रामर गोटू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जांपल है प्रीवियस प्रोग्राम। लेट सपोज हमने क्या किया, एक इफ कंडीशन है a लेस देन 5, ओके, या लेट सपोज फॉर लूप है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, then let's suppose another for loop inside this, that is what, j is equal to 0, j less than is equal to 3, j plus plus, then some statement to be executed। go to statement इसके अंदर लिखना चाहता हूँ। go to statement मतलब let's suppose I is equal to 2 and j is equal to 1, if this is the case, so go to BC, this should be the go to call routine। so होगा क्या कि इसमें फॉर लूप इफ कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ये फॉर लूप स्टार्ट होगा। i इज इक्वल टू 0, 0 के बाद ये j इक्वल टू 0, j के सारे जितने भी आइटरेशन है j 0 1 2 इतना एग्जीक्यूट होने के बाद फिर जाएगा i प्लस प्लस होगा, यानी कि i इक्वल टू 1, देन i इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास, फिर j 0 j 1 j 2 इसके लिए एग्जीक्यूट होगा ये स्टेटमेंट। लेकिन ये बार बार चेक होता रहेगा।
जैसे ही लेट सपोज हमारे पास i इक्वल टू 2 आया और j इक्वल टू 1 आइटरेशन है, ओके, ये यहां पे एंड मैंने लगाया है, तो इसमें क्या होगा, इफ ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कह रहा है कि गो टू BC। अब BC क्या है कि मे भी प्रोग्राम में या कहीं भी इस ये प्रोग्राम में किसी भी प्लेस पे कितने भी स्टेटमेंट्स के बाद, लेट्स सपोज यहाँ थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट अवेलेबल है, उसके बाद BC रूटीन डिफाइन किया गया हो। BC के स्टेटमेंट इट इज गो टू स्टेटमेंट, तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। यानी कि अब एक्चुअली ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पे हम प्रोग्राम को बता रहे हैं कि तुम भाई यहाँ चले जाओ, BC जो कॉल रूटीन है वहां पे चले जाओ, तो यहाँ पे ये आके इसको प्रिंट कर दिया। अब मैं पहले ये बता रहा था आपको कि गोटू का इस्तेमाल करने से बचें, क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका कंट्रोल आपके प्रोग्राम में रहा ही नहीं, कंट्रोल कहाँ चला गया, BC के पास, यानी कि वो केवल ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इसमें क्या हो सकता है कि जैसे ही आप यहाँ पे गोटू कीवर्ड आप जैसे ही आपका फॉल किया, मतलब गोटू कीवर्ड आपने एग्जीक्यूट किया, इसके बाद कंट्रोल अब्रप्टली चलाएगा इसके पास, और फर्दर आप जो कंपाइलेशन या जो भी चीजें कर रहे थे एग्जीक्यूशन, वो वहां पे रुक जाएगा, हॉल्ट पे आ जाएगा, या उसके बाद आप लेट सपोज कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखे हैं तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इसलिए गोटू इस्तेमाल करने से बचे। ये बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पे यूज होता है, वो यूजुअली हम अपने डेली यूज प्रोग्राम में यूज नहीं करते हैं गोटू को। So far it is clear and I feel कि मैंने जितना भी आपको बताया आप उतना ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो आप डिस्कस करना चाहते हो, या कोई आंसर क्वेश्चन या कोई मुझे टिप्स देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अगर मैं यूट्यूब पे डालता हूं तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल जाए। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, फिर बात करते हैं नए टॉपिक पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।